Dear student, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज शकील अंजुम. आई एम यूर फिज़िक्स टीचर. आज हम लोग चैप्टर 15 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जिसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे लेंज़ेज़ लॉ. लेंज़ेज़ लॉ क्या हमारे पास कि जब भी करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए लेंज़ेज़ लॉ यूज़ करते हैं. जैसे किसी भी मैग्नेट में से करंट पास हो रहा हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काजेज दैट प्रोड्यूस इट. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंड्यूस करंट क्या होता है. जब कॉइल या मैग्नेट की रिलेटिव मोशन हो, कॉइल मूव करे या आपके पास मैग्नेट मूव करे, उन दोनों में से कोई एक चीज़ मूव करे तो मूवमेंट की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है, जिसको हम गैल्वानोमीटर का देख सकते हैं. गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है. जब उसमें से उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी तो इसका मतलब यह है कि करंट पास हो रहा है. अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, करंट पास नहीं होता. जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब कोई कॉइल मैग्नेट में पैरेलल हो या स्टेशनरी पड़ी हो तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं होता. उसकी वजह क्या है? क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होती. इसी तरह जब कॉइल मैग्नेट में उसको अगर अपवर्ड मूव कराएं या आप डाउनवर्ड मूव कराएं तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन पैदा होगा. गैल्वानोमीटर की नीडल मूव करेगी, जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम गैल्वानोमीटर की नीडल के डिफ्लेक्शन की वजह से देख सकते हैं. यहाँ पर हम लेंज़ लॉ के बारे में दोबारा मैं बताता हूँ. द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काजेज दैट प्रोड्यूस इट. ये काजेज जो होते हैं ये मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होता है. जब आप किसी भी मैग्नेट को किसी सोलेनॉइड के करीब ले जाएंगे, अगर सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो होगी वो डिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी. इसी तरह अगर मैग्नेट का साउथ पोल सोलेनॉइड की नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे को डिफेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन जो होगा वो हम गैल्वानोमीटर पर देख सकते हैं. उससे पहले मैं आपको इस लेंज़ लॉ की एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ और टर्म्स है. फैराडेज लॉ. फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट. कि जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ अगर ग्रेटर होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कहते हैं. अगर नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से ज़्यादा पास होगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. अगर नंबर ऑफ लाइंस कम पास होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी. तो फैराडे लॉ हमें ये बताता है. फिर उसके बाद फैराडे लॉ के बारे में बताने के बाद फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट. अगर मैग्नेट और कॉइल में से किसी एक चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन जो होंगी वो ज़्यादा पास होगी. दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. अगर कॉइल में टर्न्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी? फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइन ज़्यादा पास होगी. अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कम पास होंगी. अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेंज़ेज़ लॉ, तो फिर आप लोग इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? पेज 128 पर सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे. द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काज, जो कि मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हुई, डेट प्रोड्यूसेज इट. फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है आपके पास पेज 128 पर. इफ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट नियर अ सोलेनॉइड एंड ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सोलेनॉइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलेनॉइड बाय इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच दैट वी रिपेल द नॉर्थ पोल. क्योंकि मैंने अभी बताया आपको सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब वो रिपेल करेंगे तो वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और रिपल्शन की वजह से जो ओनली पॉसिबल है इफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम द नॉर्थ पोल, हेंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलेनॉइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज होगी. जब वो दोनों एक दूसरे को नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ पोल रिपेल करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज.
सिमिलरली जब हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट के सोलोनाइड के साउथ पोल के करीब लेके आएंगे तो इंड्यूस करंट जो पैदा होगा वो क्लॉकवाइज होगा। इन दिस केस लेफ्ट एंड ऑफ सोलोनाइड जो होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। इस तरह इसके बारे में लेंज़ेस लॉ कुछ अबाउट है एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, we realize that electric energy induced in a conductor comes from the kinetic energy of the moving magnet. We do some work on the magnet to bring it close to the solenoid. Kinetic energy क्या होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से जो एनर्जी होगी थी, क्योंकि इसमें मैग्नेट जो होगा कोयल के करीब आएगा, मोशन पैदा होगी तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। दिस वर्क कॉन्स्टेंटली अपीयर्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कंडक्टर। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेटिक towards or away from the coil reverts into electric energy. Hence Lenz's law is also called law of conservation of energy. अब यहाँ पर हमारे पास आप डायग्राम देखेंगे। पहली डायग्राम जो है उसमें भी नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो टुवर्ड्स कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह दूसरी डायग्राम में मैग्नेट जो है अवे मूव कर रहा है कॉइल से, तो उसमें पहले वाले में आपके पास जो डायग्राम में वो है एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन शो की है, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज की शो की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास फैराडे लॉ के बारे में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट फैराडे लॉ? माइकल फैराडे वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट था एंड फिजिक्स था। एट द अर्ली एज ऑफ दिस एज ही हैड टू वर्क एज अ बुक बाइंडर टू मीट हिज फाइनेंशियल नीड्स। उसको अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए फाइनेंशियल नीड के लिए बुक बाइंडिंग करनी पड़ी थी। देयर ही लर्न अ लॉट फ्रॉम द बुक्स दैट हेल्प्ड हिम to become an expert. Although Faraday received little formal education हासिल की, he was one of the most scientists in his history and was one of the best experiments in the history of science. He discovered that principle of electromagnetic induction and laws of electrolysis भी जो है उसने Faraday लॉ ने डिट्यूस किए होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल के लफ्ज़ी मामी बाहमी के मानों में आता है कि जब किसी एक कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होगा तो अगर उसके साथ कोई और नेबरिंग कॉइल पड़ी हुई है तो उसमें भी इंड्यूस करंट पैदा होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं डिफाइन करता हूँ। द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी के ज़रिए प्रूव करते हैं। हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम लोग बैटरी से अटैच किया हुआ है और एक स्विच लगाया हुआ है। यहाँ पर एक मैग्नेट जो प्रोड्यूस, जब करंट पास होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड में से नंबर ऑफ़ लाइन जो कॉइल में से पास होंगी, जब अगर कोई एक और कॉइल करीब पड़ी हुई है, यहाँ से नंबर ऑफ़ लाइन जो होंगी इस कॉइल में भी प्रोड्यूस होगी। हम इसमें देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर करंट जो है फ्लो कर रहा है या नहीं। हम एक गिलवानोमीटर साथ लगा देते हैं। जब नंबर ऑफ़ लाइंस पास होंगी, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज देंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। नंबर ऑफ़ लाइन पास होंगी, वो लाइन इसमें से भी पास होगी। जब यहाँ पर पास होगी तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो गलवानोमीटर की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। वो कुछ देर के लिए मोमेंटरी तौर पर डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ती जाएंगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पर करंट जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा और गलवानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, वो हमें नज़र आएगी। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड ये है कि आप लोगों ने इसमें पेजेस जो है, पहले पेज 130 पर आप लोग डिफ़ाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। The phenomena of production of induced current in one coil due to change of current in a neighboring coil is called mutual induction. फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि suppose a system of two coils A and B placed close to each other. The coil A is connected to a battery and a switch. While a sensitive galvanometer, galvanometer क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करता है। सेंसिटिव इसलिए कहते हैं कि इसमें से few milliampere करंट गुजरता है। To the coil B, we observe that as soon as the switch of coil is closed, galvanometer shows a momentary, कुछ लम्हे के लिए वो deflection show करता है। Similarly, when the switch is opened, the galvanometer again shows a deflection, but this time its direction is opposite to that of previous case. We can explain these observations using Faraday law of electromagnetic induction. When the switch of coil is closed, a current begins to flow through the coil, due to which magnetic field is developed across the coil. Some of the magnetic lines of force
ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द coil B. उसके बाद since current is changing in the coil A, hence number of magnetic lines of force across the coil B also changes, due to which a current is induced in the coil in accordance to the Faraday's law. When current in the coil A becomes steady, number of magnetic lines of force across the coil A also becomes constant. कि इतनी लाइन जब पास होती है तो वो एक constant वैल्यू को शो करता है. Therefore, there is no more change in the magnetic lines of force through the coil B, which is induced current in the coil B reduces to zero. Similarly, when switch of coil A is opened, जब आप ओपन करेंगे तो A में से भी करंट पास नहीं होगा, B में से भी पास नहीं होगा, तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट स्टॉप्स and magnetic field reaches to zero. The number of magnetic lines of force passing through the coil B decreases to zero, which is current again induced and with opposite direction in that of the previous case. अब यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक था वो था लेंजेज लॉ के बारे में. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज साइड दैट इट अपोजेज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट. तो लेंजेज लॉ की मदद से हम लोग डायरेक्शन का फ्लो दे सकते हैं. फैराडे लॉ में हमने बताया कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के. अगर नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास होगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथन होगा, अगर नंबर ऑफ लाइन्स कम पास होगी तो फील्ड भी वीक होगा. फिर हमने दो फैक्टर्स बताए, इंड्यूस ईएमएफ के स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, और दूसरा था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन किया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन. तो बेटा आप लोग इसका होमवर्क भी प्रॉपर तरीके से करेंगे. लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने, जैसे आपकी डायरी होगी उसमें होमवर्क लिखा हुआ है 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 MCQs, तो आप लोगों ने रेगुलर करना है और ये हमें सेंड करना है. अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.